हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 14 है ये। चैप्टर का नेम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स का। पता होगा आपको इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स कौन से होते हैं, जो एनसीईआरटी में अलग अलग पेजेस पे दिए जाते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, पेज नंबर 193 से क्वेश्चंस हैं ये। इसी तरह जो अलग अलग पेजेस के क्वेश्चन हैं, पहले उनका सॉल्यूशन करेंगे हम, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर्स ऑन द वीनस एंड मार्स। आवर एटमॉस्फेयर का मतलब है हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है किसके एटमॉस्फेयर से? दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर से। दूसरे प्लैनेट में यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? वीनस और मार्स से। तो बताना है ऐसा क्यों है, किस तरह से अलग है, क्या क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो कंटेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉम्पोजिशन अलग है। तो देखिए पहले, अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द वीनस एंड मार्स। पता ही हमें अलग है अर्थ का एटमॉस्फेयर दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर से, तभी तो लाइफ पॉसिबल है यहाँ। द डिफरेंस लाइज एसेंशियली इन देयर कॉम्पोजिशन। जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के अंदर है? एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के अंदर डिफरेंस है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन approx 20% and a small fraction of carbon dioxide that is 0.03%, water vapors and other gases। यहाँ पे बात की गई है कि जो अर्थ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कॉम्पोजिशंस हैं अलग अलग गैसेस की, वो क्या है? नाइट्रोजन से बनी हुई है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है और थोड़ी बहुत दूसरी गैसेस भी हैं। दिस मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। और इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर क्या पॉसिबल है? लाइफ पॉसिबल है। However, the atmosphere on the Venus and Mars mainly consists of कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें वीनस और मार्स की जो एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे जो ज़्यादातर जो गैसेस प्रेजेंट है वो गैस क्या है? वहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दीज प्लैनेट्स कैन रेंज फ्रॉम 95% टू 97%। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो कितनी है? 95% से लेकर 97% कार्बन डाइऑक्साइड ही है वहाँ पे। बाकी जो हमारा 2-3% बचा है वो दूसरी गैसेज हैं, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट। जो हमारा वातावरण है वो एक कवरिंग की तरह काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। कैसे? तो ये बताना आपको कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, ए पॉइंट है जो कि It keeps the average temperature of the earth fairly constant during daytime and even during the course of the whole year। जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? अर्थ के टेम्परेचर को एवरेज रखता है, ना तो टेम्परेचर को ज़्यादा डाउन जाने देता है ना ज़्यादा अप जाने देता है। पूरे के पूरे साल जो हमारा टेम्परेचर है वो इसी तरह कॉन्स्टेंटली चलता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। ये काम किसका है? हमारे एटमॉस्फेयर का है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि डे टाइम पे सनलाइट होगी, सनलाइट से टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको वो एकदम से बढ़ने से क्या करता है? टेम्परेचर को रोकता है। सी पार्ट इज स्लो डाउन द एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब देखिए नाइट टाइम पे क्या होगा, जो हमारे डे टाइम पे सनलाइट से जो हीट आई है वो एकदम से हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर ना जाए, वो धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी। और उसका काम कौन करता है? उसको इस तरह से एस्केप होने से, एकदम से एस्केप होने से कौन रोकता है? हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो मतलब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज विंड्स। जो हवाएं चलती हैं, क्या रीज़न है हवा चलने का? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है आपका अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस कॉजेज विंड। जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो सरफेस है, वो जो उसकी गर्म होती है वो अनइवन हीटिंग होती है। मतलब कहीं पे ज़्यादा गर्मी होगी और कहीं पे गर्मी क्या होगी? कम होगी। ऑन बीइंग हीटेड एयर बिकम लाइटर। जैसे ही एयर के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, उस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एयर पार्टिकल्स का, तो वो कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। और हल्की हवा कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है हल्की हवा जो कि गर्म है। जिसकी वजह से जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा।
और लो प्रेशर रीजन क्रिएट होते ही तब हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, विंड मूव करना शुरू कर जाएंगी। और हवा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन। जब भी हाई से लो प्रेशर रीजन में हवाएं मूव करती हैं तो उसे कोई हम क्या बोलते हैं, विंड्स बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, जो इसका कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का, कि अनइवन हीटिंग होना अर्थ सरफेस की, और जिसकी वजह से हमारे प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्रिएट होना, और प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्रिएट होना इट कॉजेज द विंड्स टू ब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, जो बादल की फॉर्मेशन होती है, जो क्लाउड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखिए क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम पे, जैसे आप फैमिलियर है, डे टाइम पे सनलाइट होगी तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी, और गर्मी ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से जो वाटर इवेपोरेट होगा, जो भाप बनेगी पानी से, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वो भाप बनने के बाद कहाँ चला जाएगा पानी, हमारी एयर के अंदर। A part of this water vapor also reaches the atmosphere through biological activities such as transpiration and respiration। ये तो हमने बात किया कि जो पानी हमारा कहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, वाटर बॉडी से। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे तरीके हैं जहाँ से हमारा वाटर इवेपोरेट होता है, वो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब जिसके अंदर लिविंग थिंग्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में भी क्या बनता है, वाटर बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो वाटर भी कहाँ जाएगा, इवेपोरेट हो गए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, जब प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है उनकी बॉडी के अंदर अगर उसको बाहर रिमूव करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होगा, ज़्यादातर जो हमारा वाटर है वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। मतलब ये बताया गया है कि पानी एटमॉस्फेयर के अंदर कहाँ कहाँ से जा सकता है। एक तो आपका जाएगा वाटर बॉडी से, ठीक है, दूसरा आपको ट्रांसपिरेशन, और तीसरा यहाँ पे बताया गया है रेस्पिरेशन। दिस कोज द एयर इन द एटमॉस्फेयर टू हीट अप। जब पानी ऊपर जा रहा है वेपर बन के, तो जो हमारी हवा होगी एटमॉस्फेयर में वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। When this heated air rises, it's expand and cool। और जो हवा गर्म होती है वो कहाँ किस तरफ चलना शुरू कर देती है, ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ हवा जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी, और धीरे धीरे वो क्या होना शुरू कर देगी, ठंडा होना शुरू कर देगी। विच रिजल्ट इन द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स फॉर्मिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब हमारी हवा ठंडी होगी तो वो साथ में किसको ठंडा करना शुरू कर देगी, वाटर वेपर्स को। और वाटर वेपर जब कंडेंस होंगे तो उससे क्या बनेगी, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनेगी, बूंदें बनने शुरू हो जाएंगी। The presence of dust and other suspended particles in air also facilitate the process of condensation। इसके अलावा कंडेंसेशन में कौन हेल्प करेगा, जो हमारी एयर के अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एयर के अंदर, वो किस में हेल्प करेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। और जिसकी वजह से जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लाउड्स के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे क्लाउड्स बनते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। ऐसी 3 एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी एयर कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। तो देखिए इसका आंसर तो आप खुद ही लिख सकते हैं, फिर भी देख लीजिए क्या है, आप अपने आप से भी ट्राई कीजिए इसका आंसर को लिखने के लिए। फर्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम कोल को बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं। और जब हम इनको बर्न करते हैं तो इनसे क्या निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। दूसरा है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्योंकि हमारी डिमांड्स को, जो खाने की डिमांड्स हैं या फिर जो दूसरी डिमांड्स हैं ह्यूमन लाइफ की, उसको कंप्लीट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ से क्या होगा, हमारा जो पोल्यूशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो भी केमिकल्स यूज़ होंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो क्या करेंगे, हमारे एयर को पोल्यूट करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, प्लांट्स को काटना, फॉरेस्ट को क्लियर करना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। तो जब डिफोरेस्टेशन होगा तो भी हमारे एयर के अंदर पोल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे आप जानते ही होंगे कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, एयर के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट आपका पेज नंबर 194 से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। जितने भी जीव जंतु हैं या जानवर हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस नीड वाटर एज अ मीडियम। Usually the reaction that takes place inside our body or within the cells occur between substance that are dissolved in water। तो फर्स्ट पार्ट क्या बताया गया है यहाँ पे, हमारी जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, किससे मिलके बनी हुई है, सेल्स। सेल्स क्या है, हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि एक सेल ड्रॉ कर दिया है, इस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे, एनर्जी का बनना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना, या फिर दूसरी जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका फंक्शनिंग करना, तो वो सब फंक्शनिंग कब करते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी रिएक्शंस होंगी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर वो तभी पॉसिबल होंगी जब हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, तब जाके उसको ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, सिंस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड इन द डिसोल्व फॉर्म सो वाटर इज नेसेसरी। अगर बॉडी के अंदर एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह पे भेजना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वाटर है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, और वो आसानी से एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँच जाते हैं। तो यही बताया गया आपको कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर इन सिटी, टाउन, विलेज वेयर यू लिव। जहाँ पे भी आप रहते हो तो वहाँ पे आपका जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या है, तो रिवर है आपका आंसर यहाँ पे। तो रिवर क्या है, मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस वाटर सोर्सेज। डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस वाटर सोर्सेज। जो हमारे पानी के सोर्सेज हैं जैसे कि रिवर हो गई, लेक्स हो गई, ऐसी एक्टिविटी के बारे में पूछा है इन्होंने यहाँ पे कि जिसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम बताइए। तो सबसे पहले है आपका डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स। जो भी गंदा पानी है हमारा उसको हम क्या करते हैं, घरों से क्या करते हैं, अपना डिस्चार्ज कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं उसको, और वो किसको पोल्यूट करते हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज को। इंडस्ट्रीज़ जो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं वो भी किसको पोल्यूट करते हैं, वाटर को। हॉस्पिटल्स वेस्ट, ये सब किसको डंप किए जाते हैं, इसको, जहाँ इन सभी जो वेस्ट वाटर को रिवर्स के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, पोल्यूटेड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 196 से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ इज़ द सॉइल फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सॉइल आप यूज़ करते हो फार्मिंग के लिए, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई। तो देखिए क्या है आपका, 4 फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। सन है, वाटर, उसके बाद विंड, और लास्ट वन इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है सॉइल बनती कहाँ से है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। सोइल किससे बनती है, जब हमारी चट्टानें टूटती हैं उससे क्या बनती है, हमारी सोइल बनती है, चट्टानों के टूटने से। At or near the surface of the earth through various physical, chemical and biological processes by various factors like sun, water, wind and living organisms। जो हमारी रॉक्स की ब्रेकिंग है वो अलग अलग प्रोसेसेस से हो सकती है। फिजिकल प्रोसेस से हो सकती है, केमिकल प्रोसेस से हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकती है, और जिसकी वजह से क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। तो हम एक एक करके इनको यहाँ पे फैक्टर्स की बात करेंगे कि किस फैक्टर की वजह से सोइल की फॉर्मेशन हुई है। तो फर्स्ट आपका फैक्टर है यहाँ पे सन। सन से कैसे हमारी सोइल की फॉर्मेशन होगी, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है सोइल सन से। तो देखिए क्या होगा, डे टाइम, जैसे मान लिया रॉक है आपकी, चट्टानें हैं, तो वो क्या होगी, डे टाइम पे वो हो जाएंगी गर्म।
ठीक है। और जब कोई चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है वो। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम दीज रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। और रात को क्या होगी, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो जो रॉक्स आपके दिन में एक्सपैंड हुई हैं वो रात को क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी कूल होने की वजह से। Since all parts of the rock don't under expansion and contraction at the same rate, this cause the formation of the cracks in these rocks. जो हमारी रॉक्स हैं उसके हर एक पार्ट के अंदर इस तरह से कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे रॉक्स के अंदर क्या आने शुरू हो जाएंगी, दरारें आने शुरू हो जाएंगी, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। और जब भी क्रैक्स आते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो रॉक्स है वो क्या होनी शुरू हो गई है, टूटनी शुरू हो गई है, ब्रेकिंग शुरू हो गई है रॉक्स की किसके अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो जो आपका एक क्रैकिंग आती है ये ऊपर वाले पार्ट के अंदर ज़्यादा आती है, क्योंकि अंदर वाले पार्ट में तो इतनी सनलाइट या फिर इतनी कूलिंग का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है रॉक्स का तो वहाँ पे क्रैक्स आएंगे और जिससे किसकी शुरुआत हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड देखिए वाटर, वाटर कैसे सोइल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे दो तरीके दिखाए गए हैं हमें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका जिस रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ गए हैं, छोटे छोटे दरारें आ गई हैं, वहाँ पे पानी क्या करेगा, पानी अंदर चला जाएगा क्रैक्स के अंदर, और सर्दियों के टाइम पे वो पानी क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जमने के बाद जो पानी की वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगी पानी की तो जो से क्रैक्स का साइज होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉइल की फॉर्मेशन। वाटर से दूसरा इन्होंने बताया है, दूसरा किस तरीके से हमारे सॉइल फॉर्मेशन में वाटर हेल्प करता है। देखिए क्या है, रनिंग वाटर वियर्स अवे हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। वाटर मूविंग इन द फास्ट स्पीड कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स डाउनस्ट्रीम। जब पानी फ्लो करता है चट्टानों के ऊपर से तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को तोड़ के ले चलता है, अपने साथ बहा के ले जाएगा। दिस रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर रिजल्टिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। जिसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स की ब्रेकनिंग शुरू हो जाएगी, और जो पानी के साथ जो पार्टिकल्स बह के जाएंगे वो किसी प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, सॉइल की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है आपका विंड। विंड जो हवाएं चलती हैं वो कैसे सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। देखिए विंड में भी आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब हवाएं तेज़ी से चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो वो क्या करती हैं, प्रेशर अप्लाई करती है रॉक्स के ऊपर, और जिसकी वजह से रॉक्स क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में पार्टिकल्स में टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या होगी, सॉइल की फॉर्मेशन। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको याद रखना है लाइकन्स। लाइकन्स किस में हेल्प करती है, सॉइल की फॉर्मेशन में। जहाँ पे रॉक्स वगैरह है वहाँ पे क्या होता है, एल्गी और फंगस एक साथ से ग्रो कर जाते हैं। एल्गी को भी ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत चाहिए, सॉइल की जरूरत चाहिए, मिनरल्स की जरूरत चाहिए, और सेम केस है आपका किसके साथ, फंगस के साथ। तो जब दोनों इकट्ठा ग्रो करती हैं एल्गी और फंगस तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। लाइकन्स का मीन्स क्या है, एल्गी का फंगस के साथ दोनों का इकट्ठा ग्रो करना। एल्गी प्लस फंगस, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। और लाइकन्स क्या करती है, बहुत जल्दी से अपनी ग्रोथ करती है, और वो ग्रोथ करेगी तो वो क्या करेगी, नीचे से जो आपके रॉक्स हैं जहाँ पे एल्गी और फंगस लगे हुए हैं वहाँ से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, जो सोइल है हमारी उसकी एक पतली सी लेयर की फॉर्मेशन कर देंगे वहाँ पे सरफेस ऑफ द रॉक्स के ऊपर। और जब वहाँ पे छोटी सी लेयर बन जाएगी, पतली सी लेयर की फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने शुरू करेंगे। तो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, पहले लाइकन्स ग्रो करेंगे पत्थरों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, फिर लाइकन्स के बाद मोसेस ग्रो करना शुरू करेंगे। मोसेस आर अ टाइप ऑफ प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स विच आर स्मॉल इन द साइज। दे फर्दर कोज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक पार्टिकल। फिर जो मोसेस की फॉर्मेशन हुई है वो फिर से किस में हेल्प करेंगे, रॉक्स से सोइल की फॉर्मेशन में। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे सोइल की फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, भूमि कटाव क्या है। तो भूमि कटाव क्या होता है, मिट्टी का उड़ के या बह के, उड़ के जाना हवा के थ्रू, बह के जाना पानी के थ्रू,
एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन बोलते हैं। तो यही दिया गया आपको आंसर, चेक कीजिए। द ब्लोइंग अवे और वॉशिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस बाय विंड और वाटर इज नोन एज सोइल इरोजन। हवा के साथ बह के उड़ के चले जाना मिट्टी का, या फिर पानी के साथ बह के चले जाना मिट्टी का, और मिट्टी कौन सी जाएगी, जो ऊपर वाले सरफेस की है, लैंड सरफेस की, और वही कैसी मिट्टी होती है हमारे, फर्टाइल, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज थर्ड, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सोइल इरोजन। आपको पता है कि मिट्टी हमारी ऐसे कट के और बह के जा रही है पानी के साथ, हवा के साथ, तो कैसे उसको रोक सकते हैं हम, तो कैसे रोकें, मिट्टी को उड़ने से और बहने से रोकना है आपको, तो कैसे रोका जा सकता है, प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा दीजिए ताकि वो प्लांट्स मिट्टी को जकड़ लें और वो उसको फ्लो करने से रोकें। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे मिट्टी का कटाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें डिफॉरेस्टेशन को होने से रोकना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोइल इरोजन से बच सकते हैं। Now next question, this question is from page number 201. First question is, what are the different states in which water is found during the water cycle? जब वाटर साइकिल चलती है जल चक्र के टाइम पे, इसमें जो वाटर की स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जब भी वाटर साइकिल होगी आपको तीनों ही स्टेट्स देखने को मिलेंगी वाटर की। कौन कौन सी स्टेट, सॉलिड स्टेट भी देखने को मिलेगी आपको वाटर साइकिल के अंदर, लिक्विड स्टेट भी और गैसियस स्टेट भी। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वाटर क्या है, जैसे लाइक स्नो है या आइस है आपकी, ये क्या है, वाटर की सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, या और सोर्सेज हैं हमारे वाटर के, वो है लिक्विड स्टेट के अंदर। और गैसेस स्टेट में आप क्या बोलेंगे, जब पानी गर्म होगा हीट से, सनलाइट से, तो उससे जो वेपर्स बनते हैं, तो वो कौन सी स्टेट आ जाएगी पानी की, लिक्विड से गैसेस स्टेट आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर्स। तो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपका वाटर साइकिल के टाइम पे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। Now question number 2, name 2 biologically important compounds that contain both oxygen and nitrogen। आपको ऐसे biologically important compounds का नाम बताना है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। तो इनका नाम क्या है, एमिनो एसिड, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं आपके वो किससे मिलके बने होते हैं, एमिनो एसिड से। दूसरा यहाँ पे है डीएनए और आरएनए, ये दोनों भी हमारे ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो ये हमने बात की है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Now question number 3, list any 3 human activities which would lead to an increase in the carbon dioxide content of the air। आपको कोई ऐसी 3 एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि एयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हैं। तो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि जानते ही हैं आप इसको, तो फ्यूल को बर्निंग करना, हीटिंग से, कुकिंग से, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, या इंडस्ट्री जो यूज़ करती हैं फ्यूल को, उससे भी क्या होगा, हमारा CO2 की कंसंट्रेशन एयर के अंदर बढ़ जाएगी। दूसरा है ह्यूमन इंड्यूस्ड फॉरेस्ट फायर, जो ह्यूमन की वजह से जब आग लगती है जंगलों में, तो उससे भी क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है एयर के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड्स द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जब क्या होगा, प्लांट्स काट दिए जाएंगे, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं कर पाएंगे प्लांट, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, अर्थ के सरफेस पे किसका बढ़ना, गर्मी का बढ़ना। ठीक है, अर्थ के सरफेस से गर्मी, जो कि हमारी हीट है, जो सनलाइट की हीट है, उसका इंक्रीज होना, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ना, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ऐसे कौन से जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ के ऊपर हीट के जो टेम्परेचर है या जो हीट है उसको इंक्रीज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका मेन जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि अर्थ पे ऊपर क्या करती है, जो भी सनलाइट से जो हीट आती है उसको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने से रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स, और इसके अलावा आपके वाटर वेपर्स भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लिख लेंगे आप, वाटर वेपर्स। ये सब क्या करते हैं, ये सब
हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर उसको इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि इन सभी की एक ही खासियत है, जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को ये ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने से रोकते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अल्टीमेट जो हमारी सिचुएशन कैसी आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है हमारा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए कौन सी 2 फॉर्म है। एक तो है हमारी O2 फॉर्म, जिसके बारे में सभी ने सुन रखा होगा, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं जिसको हम। और दूसरा है हमारी O3 एक ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो O2 के बारे में देखिए क्या लिखा गया है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। डाई एटोमिक क्यों लिखा गया है, इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, 2 एटम जुड़े हुए हैं, जिससे क्या बना है, O2 बना है। और जो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है O3, उसको ट्राई एटोमिक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, वहाँ पे 3 एटम्स जुड़े हुए हैं, और जिससे क्या बना हुआ है, O3 बना हुआ। O3 को हम ओजोन बोलते हैं, O2 को हम ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इन टेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, 9 क्लास का चैप्टर है ये साइंस का। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ। जो वातावरण है वो जिंदा रहने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए क्या है इसका आंसर, एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, डे टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको एवरेज रखता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने नहीं देता है हमारा एटमॉस्फेयर। सेकेंड देखिए, इट प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। एकदम से अचानक से टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा हमारा एटमॉस्फेयर, क्योंकि डे टाइम पे आपको पता है सनलाइट होगी तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये काम किसका है, एटमॉस्फेयर का है, जो कि टेम्परेचर को डे टाइम पे इंक्रीज होने से रोकता है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो स्लो डाउन द एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू आवर आउटर स्पेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो हमारे एटमॉस्फेयर का काम क्या है कि जो डे टाइम पे सनलाइट से जो हीट ने एंट्री की है अर्थ सरफेस के अंदर, उसको एकदम से बाहर निकलने से रोकना। नाइट टाइम पे एकदम से बाहर निकलने नहीं देगा हमारा एटमॉस्फेयर, उसको धीरे धीरे करके उस हीट को क्या करता है, एस्केप करता है एटमॉस्फेयर से बाहर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर लाइफ के लिए क्यों एसेंशियल है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप बोल सकते हो ऑल सेलुलर प्रोसेसेस नीड वाटर एज अ मीडियम टू टेक्स प्लेस। जितने भी सेल्स के अंदर प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि हमारा जो भी प्रोसेस चलेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलेगी, एनाबॉलिज्म चलेगा, कैटाबॉलिज्म चलेगा, वो सब किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर के प्रेजेंस में। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस नीड्स वाटर एज अ मीडियम। जब भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेंड करना है, तो वहाँ पे इसको जो ट्रांसपोर्टेशन को काम में कौन करवाता है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सॉइल। आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। क्वेश्चन समझिए पहले क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या सारे के सारे सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। एक फर्स्ट पार्ट ये है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि जितने पानी में रहने वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, क्या वो सोइल के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है सोइल के ऊपर। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम बात करेंगे, देखिए क्या है, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द सोइल। चाहे वो पानी के अंदर रहते हों, चाहे वो ज़मीन पे रहते हों, तो हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी न किसी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। सम डिपेंड डायरेक्टली while some depends indirectly। कुछ एक तो डायरेक्टली डिपेंड है मिट्टी के ऊपर, कुछ एक इनडायरेक्टली डिपेंड है। प्लांट्स नीड सोइल फॉर गेटिंग सपोर्ट एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मिट्टी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, प्लांट्स आपको पता है कहाँ लगे होंगे, सोइल के अंदर लगे होंगे, तो उनको सपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सपोर्ट्स कौन देता है उनको खड़ा होने के लिए, सोइल देगी।
उनको खाना प्रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं, सोइल से मिलते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्लांट्स आर डिपेंड्स ऑन द सोइल। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की। The other organisms depends on the plants for food and other substances that are essential for life। जैसे कि हम अपनी ही बात करते हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। और प्लांट्स के जो किसके ऊपर डिपेंड है, सोइल के ऊपर डिपेंड है। तो हम किसी ना किसी तरीके से सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे हम डायरेक्ट ना करें इंडिपेंड, लेकिन जो इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड है, सोइल के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए इन्होंने बोला हर्बीवोर्स। पता ही होगा आपको हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स ईट करते हैं, जो ग्रास वगैरह खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स हो गए या फिर आपके ओमनिवोर्स हो गए। दे आर ऑल्सो डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द किसके ऊपर, सोइल के ऊपर। तो हर्बीवोर्स तो डायरेक्ट प्लांट को ही खाएंगे, कार्निवोर्स एनिमल्स को खाएंगे, और एनिमल्स किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो किसी न किसी तरीके से हम किसके ऊपर डिपेंड है, सोइल के ऊपर अपने फूड के लिए। अब हम बात करते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं वो कैसे सोइल के ऊपर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। तो देखिए वो क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द सोइल एज सोर्सेज। वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी ना किसी तरीके से वो डिपेंड करते हैं। These organism depends on the aquatic plants for food and other substances। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, किस चीज़ के लिए, अपने खाने के लिए या दूसरे सब्सटेंसेस के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स टर्न्स इन मिनरल्स फॉर देयर सस्टेनेंस। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मिनरल की जरूरत पड़ेगी। और जो मिनरल्स हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स तक पहुंचते कैसे हैं, वाटर बॉडीज़ के थ्रू। वाटर बॉडीज़ है जैसे कि आपकी रिवर्स है, रेन वाटर है। तो जब भी ये वाटर बॉडीज़ कहाँ पे जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट्स के पास जाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएंगे। और जिसकी वजह से जो मिनरल्स वगैरह हैं जो कि उनको सोइल से ज़रूरत थी वो पानी के थ्रू उनको कहाँ चले गए हैं, कहाँ पहुँच गए उनके पास, पानी के थ्रू वो मिट्टी के जो मिनरल्स हैं वो उनके पास पहुंच गए हैं, प्लांट्स के पास। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड करते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी गई है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन एक्वेटिक लाइफ विदाउट सोइल। हम एक तरह से मतलब पॉसिबल नहीं मान सकते कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो सोइल के ऊपर डिपेंड ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से वाटर मतलब सोइल के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन द टेलीविजन और इन द न्यूज़पेपर, हाउ डिड यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर। आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर कटिंग्स के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर, टेलीविज़न के अंदर जो हमारे वेदर्स की रिपोर्ट है, आज बारिश होगी नहीं होगी, हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा, ह्यूमिडिटी इतनी होगी, बारिश आने के चांसेस कितने हैं। तो ये जब इन्फॉर्मेशन है जो हमें देखने को मिलती है टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन जो प्रेडिक्टर्स होते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वाले पर्सन है, वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आंसर इसका, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट डाटा ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर सच एज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा। जो भी हमारे इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता है, जो वेदर डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर डाटा कलेक्ट करती है, कुछ एक एलिमेंट्स। क्या है, कौन से एलिमेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, बारिश क्या होगी, विंड स्पीड क्या होगी। दे आर ऑल्सो एबल टू स्टडी दीज एलिमेंट्स यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट। और इन एलिमेंट्स को पहले इकट्ठा करेंगे इनके ऊपर डाटा, फिर इनके ऊपर दूसरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इनके ऊपर क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज मेजर बाय थर्मोमीटर। पता ही होगा आपको, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। रेनफॉल इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज द रेन गोज। रेन गोज से हम क्या मापते हैं, बारिश मापते हैं कितनी हुई है। विंड स्पीड इज मेजर बाय द एनीमोमीटर। हवा की स्पीड किससे मापते हैं, हम एनीमोमीटर से मापते हैं। तो दीज आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम क्या पता लगाते हैं, वेदर का पता लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, we know that many human activities leads to increased level of the pollution of the air, water bodies and soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution?
आपको उन्होंने बोला है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हवा का पोल्यूशन या फिर पानी का पोल्यूशन और मिट्टी का पोल्यूशन करती हैं। तो आपको बताना है कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ बताइए, कुछ एक ऐसे लिमिटेड एरियाज़ के बारे में बताइए जिसके बारे में जिसके थ्रू इन पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो देखिए क्या है, दिस आइसोलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू स्पेसिफिक एरियाज वुड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ द पोल्यूशन। अगर हम आइसोलेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब हम एक पर्सन अगर इसके बारे में सोच के काम करे कि हमें पोल्यूशन लेवल को इंक्रीज़ होने से बचाना है, मतलब कम करना है हमें पोल्यूशन लेवल को, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द आइसोलेटेड रीजन। जो भी हम इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं वो हमें अलग थलग एरिया के अंदर लगानी चाहिए, जिससे जो पोल्यूशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। सेकंड क्या है, द पोल्यूशन कोज्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज विल नॉट कंटेमिनेट वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल लैंड। हमें ध्यान रखना चाहिए जो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन कोज करती हैं वो हमारे वाटर को कंटेमिनेट ना करें, एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे हम खेती करते हैं उस लैंड को कंटेमिनेट ना करें, और हमारे जो फर्टाइल लैंड है उसको किसी न किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुँचाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज का। राइट ए नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ द ओवर एयर, सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज। जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसकी क्वालिटी, एयर की क्वालिटी, सोयल की क्वालिटी और वाटर रिसोर्सेज की क्वालिटी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किसको, परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं फॉरेस्ट और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, और जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो, और हमारा एक तरह से जो एयर का जो क्वालिटी है वो ख़राब होने से बच सकता है फॉरेस्ट की वजह से। दूसरा आपने पढ़ा ही था पीछे कि फॉरेस्ट अगर हम लगाएंगे, प्लांट्स हम लगाएंगे, रिफॉरेस्टेशन हम करेंगे, डिफॉरेस्टेशन हम नहीं करेंगे तो सोइल इरोजन को रोका जा सकता है, क्योंकि जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सोइल को टाइटली बाउंड आउट कर लेती हैं, जिसकी वजह से हवा और पानी से जो मिट्टी का कटाव है उसको किसी हद तक हम रोक सकते हैं। तो फॉरेस्ट हेल्प करते हैं सोइल इरोजन को रोकने में भी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। फॉरेस्ट किस में हेल्प करते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे उनको रिप्लेनिश करने में। रिप्लेनिश का मतलब क्या है, उनको वापस से वाटर रिसोर्सेज को, जो पानी बना है आपका, बादल बने हैं, या फिर उसको वापस से पानी के लेवल को कैसे मेंटेन रखेंगे फॉरेस्ट हमारे। तो देखिए क्या बताया गया है, during the process of transpiration a huge amount of water vapors goes into the air and condenses to form clouds. These clouds can rainfall that recharge our water bodies. ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश होगी तो पानी दोबारा से क्या आ जाएगा, वाटर बॉडीज़ के अंदर आ जाएगा, और वहाँ पे फॉरेस्ट क्या कर लेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, वाटर रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस होने से बच जाएगी।